हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम क्लास 10th में एसिड और बेस के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो एसिड बेस और सॉल्ट्स के अराउंड ही घूमता है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि एसिड और बेस में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनमें कॉमन होती है, और उसका पता लगाने के लिए हम छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ से शुरू करेंगे। बच्चे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि एसिड्स और बेस कैसे सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। बेस रिएक्शन नहीं करते, क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वो खुद बेस होते हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि क्यों ताजमहल जो है उसका कलर येलोइश होता जा रहा है। तो बच्चे, उसके रीज़न वैसे तो आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया कमेंट्स दिए हैं, उनके बहुत अच्छे से रीज़न दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपको एक बार वापस वही चीज़ बता रही हूँ। देखिए, आगरा में जो ताजमहल है उसके आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज इवॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सल्फर के ऑक्साइड से रिलीज़ होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड से रिलीज होते हैं, मीन्स वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। एंड व्हेन रेन कम, जब बारिश आती है तो ये सभी के सभी ऑक्साइड जो करते हैं, ये SO2 combine with water and lead to the formation of H2SO3. This will form H2SO4. This will form HNO3. This will form H2CO3. और ये भी क्या करेगा, पॉइजनस तो है ही, लेकिन CO फर्दर CO2 में चेंज हो जाता है, मतलब कार्बोनिक एसिड मिलते हैं। मीन्स जैसे ही बारिश आती है ये ऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। और ये एसिड जैसे ही मार्बल पर डलते हैं, फॉर एग्जांपल मार्बल हमने कहा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल वी रिएक्ट इट विद H2SO4। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। वही मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है किसके साथ, एसिड के साथ। तो सोल्ट बना, वाटर और CO2 रिड्यूस हुई। मीन्स क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो डेटोरेट हो रहा है, वो तो टूट रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। इसी के कारण ये सभी के सभी एसिड्स उसको क्या कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। आजकल गवर्नमेंट ने, यानी कि काफ़ी टाइम पहले ही वैसे तो, उन फैक्ट्रीज, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया ताजमहल के अराउंड कि इतने एरिया में फैक्ट्रीज को रन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ताजमहल जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर, क्या कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव कॉमन इन दैम। सभी एसिड और बेस में क्या कॉमन है। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पर एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, एक बीकर आप कोई भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने एक कॉर्क रखी हुई है। दिस इज कॉर्क, प्लास्टिक कॉर्क। यहाँ पर 2 कील लगी हुई हैं, दीज आर नेल्स। और इन नेल्स को मैंने बैटरी के 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, ये की है, स्विच बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl। तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक डाइल्यूट HCl, वी टेक H2SO4, वी विल टेक NaOH, वी विल टेक KOH, let we take C6H12O6 that is glucose, ठीक है ना, C12H22O11 सुक्रोज। उसी तरीके से यू कैन टेक C2H5OH इथेनॉल, ठीक है, दिस इज इथेनॉल, ये सुक्रोज, ये ग्लूकोज। मीन्स ये सब हमने कंपाउंड्स लिखे। अब हमने क्या चेक करना बच्चे, यहाँ पे पहले हमने डाइल्यूट HCl डाला, स्विच को कनेक्ट कर दिया। जैसे कि हम फैन का बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो फैन चलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जब हम की को या स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस हमने लिया हुआ है डाइल्यूट HCl, हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि डाइल्यूट HCl आयोनाइज हो जाता है जैसे ही वाटर में डलता है। इसका मतलब इट कंटेन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, या इट कंटेन H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। क्योंकि वाटर में है तो वाटर के साथ ये H पॉजिटिव मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चे, इन आयंस के कारण, और हमें मालूम है
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है या फ्लो ऑफ आयंस के कारण होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आयंस हैं, सर्किट जैसे ही पूरा होगा ये बल्ब क्या करेगा, इट स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब क्या करेगा, जलना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर सेम एक्टिविटीज रिपीटेड विद H2SO4, NaOH, KOH एंड मैनी मोर एसिड्स एंड बेस। एवरी टाइम ये देखा गया कि ये जो बल्ब था वो ग्लो करना शुरू हो गया। मीन्स कोई भी एसिड और बेस जैसे ही वाटर में डलेगा वो क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, आयोनाइजेशन ऑब्वियस डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, लेकिन ऑब्वियसली वो सब आयोनाइज तो होंगे चाहे किसी लेवल तक हों। तो उस कंडीशन में बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये सब बात इंडिकेट करती हैं कि ये जो एसिड्स हैं दे हैव H पॉजिटिव आयन इन इट। सभी के सभी एसिड्स में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन। मीन व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर दे गिव H पॉजिटिव आयन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस द बल्ब ग्लो। ठीक है, फिर क्या किया गया, यहाँ पर ग्लूकोज ले लिया गया। यहाँ पर डाइल्यूट HCl की जगह क्या लिया गया, वी टेक ग्लूकोज। और जब हमने ग्लूकोज लेकर इसको इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाया तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ। बल्ब विल नॉट ग्लो व्हेन ग्लूकोज, सुक्रोज, इथेनॉल इज टेकन इन दिस कंटेनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने ग्लूकोज को या सुक्रोज को या इथेनॉल को पानी में डाला ये आयोनाइज नहीं हुए। अगर ये आयोनाइज नहीं हुए तो यहाँ पर आयंस नहीं थे, अगर आयंस नहीं थे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस इन देम। सभी के सभी एसिड्स में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस होते हैं और all bases have OH negative ions in them। सभी के सभी बेस में OH नेगेटिव आयन होते हैं और यही जो आयन्स होते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव या दूसरा जो इसके साथ जो एनायन होता है, इसके साथ जो कैटायन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। वाई ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा, वाई दीज मीन्स इनकी बात कर रहे हैं, दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। वाई दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12O6, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला सिर्फ ये पानी में घुल जाएगी, मीन्स क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन बन जाएगा, या मैं कह दूँ ये डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन आयोनाइज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं करेगा। तो हम लिख लेते हैं बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर and hence these do not ionize when dissolved in water, when dissolved in water, hence so bulb will not glow। क्योंकि अगर आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने कहा या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है या आयंस के कारण कंडक्ट कर सकती है। तो बच्चे इन एक्टिविटी से अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैडम ने क्या लिख दिया कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे थोड़े से टाइम के बाद। तो अभी तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन अ सेटअप इज मेड एंड वी टेक सम एसिड, सम बेस एंड सम कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज ले लिया, सुक्रोज ले लिया, अल्कोहल ले लिया, यूरिया ले लिया, ऐसे आपको बोल देंगे और कह देंगे कि वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या बोलेंगे, क्यों नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन, बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर कोवेलेंट एंड दे डू नॉट आयोनाइज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। सिर्फ एक्वस सोल्यूशन बनेगा और एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। किससे होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन,
जब होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, जब ये क्या करेगा, आयोनाइज, और ये आयोनाइज करेगा नहीं, ना सुक्रोज करेगा, ना यूरिया करेगा, ना इथेनॉल करेगा, तो दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से ये भी पता चलता है कि एसिड आयनाइज होकर H पॉजिटिव और बेस आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी एक्टिविटी को थोड़ा सा और, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड्स और बेस, अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है ना, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड और बेस, तो ये एक्टिविटी ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या बात करी है उसका ध्यान रखना। देखिए कोई भी एसिड है, जब हमने वाटर डालना, वैसे तो मैं बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ कि या तो H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, या हम इसको लिखते हैं H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है बेटा, चलिए एक बार देख ही लीजिए आप। ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज वाटर, आता रही है समझ में। वाटर क्या है, बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, और ये जो हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया था ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वाटर। अब देखिए जब ये आयोनाइज हुआ तो ये था H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ने किसी को दे दिया है, इसके लिए ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये चीज़ें हमने 9th में पढ़ी हैं कि कोई भी स्पीसीज जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीसीज को डोनेट करती है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। और जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है किसी दूसरे से तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए कैटायन और एनायन बनते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव था, इसका मतलब है इसने अपना प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दिया है, तो इसको प्रोटॉन बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन। ये जो वाटर है बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखिए इसके पास तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फालतू है, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, 2 से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जैसे ही H पॉजिटिव इनके पास आता है तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाते हैं और इसको अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। समझ में आ रही है। ऐसे तो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं या डेटी बॉन्ड बोलते हैं। अभी आप इतना याद रख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन रिच था। ठीक है ना, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, और ये कैसा स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि हम हर रोज़ स्कूल में खाना लेकर आते हैं, शेयरिंग बोलते हैं जिसको हम, है ना, फूड की शेयरिंग। मैं सब्जी लेकर आई हूँ, आप रोटियाँ लेकर आए हैं, तो वी विल शेयर, है ना, कि आपको कर ले। यहाँ पर एक्चुअली में वैसे तो शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये जो था ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है ना, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट होते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है ये इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन थे, ये डेफिशिएंट था, ये ज़्यादा खुश था, ये थोड़ा सा दुखी था, तो इसलिए इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या बोला बेटा, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसीलिए किसकी फॉर्मेशन हुई, H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसने अब इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो इतनी बात अगर समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया है, कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएंगे। अभी आप सिर्फ फिर इतना याद रख लीजिए कि ये कैसे आयनाइज होगा, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और कोई भी जो बेस है उसको जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज होगा एज Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। मीन्स एसिड ऑन आयनाइजेशन गिव हाइड्रोनियम आयन एंड, साथ हाइड्रोनियम आयन एंड एनायन, जो भी पर्टिकुलर एनायन होगा H2SO4 देंगे तो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, HNO3 होगा तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होंगे, OH नेगेटिव, और साथ में जो भी कैटायन होगा KNaOH, LiOH, जो भी जिस भी तरीके से। तो इन सब में क्या कॉमन है, दे हैव OH नेगेटिव आयन कॉमन। ठीक है, फिर से इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक और छोटी सी एक्टिविटी की, क्या एक एक्टिविटी करेंगे, क्या यहाँ पर क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, यहाँ पर क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया,
NaCl। और ये टेस्ट ट्यूब क्या थी, बंद थी, यहाँ पे हमने कोर्क लगाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर थिसिल फनल से हमने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर डाल दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, डाइल्यूट H2SO4। देखिए NaCl में जब H2SO4 ऐड करेंगे तो देखिए बच्चे क्या होगा, बिल्कुल कैटायन एनायन का एक्सचेंज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, 2 नेगेटिव होता है वैसे तो, यहाँ पे क्या करेगा Na2SO4 Na2SO4 प्लस 2HCl रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा, है ना, क्योंकि ये क्या बन गया, सोल्ट, और ये क्या है, एसिड। ये क्या था, सोल्ट था NaCl, जो कि किससे मिलकर बना था, NaOH से, और साथ में किससे, HCl से। जब इसकी रिएक्शन एसिड से करवाई गई तो यहाँ पे Na2SO4 और क्या बना, HCl। अब यहाँ से ये जो HCl निकलती थी ये गैस है, क्या बच्चे, ये गैस। और इस HCl गैस को बच्चे क्या किया गया, यहाँ से, ठीक है, बाहर निकाला गया और यहाँ पर एक लिटमस पेपर ले आए हम, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है। एसिड क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आए, ड्राई ब्लू लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, इसे पास करवा दी। लेकिन ये पूछा गया कि क्या कलर ऑफ ब्लू लिटमस चेंज हुआ, तो बच्चे सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि ब्लू लिटमस का कलर चेंज ही नहीं हुआ। जब से हम पढ़ रहे हैं कि HCl जो है वो एसिड है, क्या वो गलत पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चे, हम गलत नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई HCl गैस, और जो ड्राई HCl गैस है ये आयोनाइज नहीं करेगी, डज नॉट आयोनाइज इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इट डज नॉट आयोनाइज इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में ये आयोनाइज नहीं होगी। अगर आयोनाइज नहीं होगी तो फिर ये कैसे प्रूव करेगी कि एसिड है, क्यों, क्योंकि हमें अर्हेनियस ने क्या बताया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डालने पर आयोनाइज हो जाते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। बट ये तो आयोनाइज ही नहीं हुई। अगर आयोनाइज नहीं हुई तो इसने ब्लू लिटमस के कलर को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, ये करने के लिए कभी कभी ये भी देखा गया कि जो ब्लू लिटमस था ना, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। उसका रीज़न ये नहीं था कि ये एसिड थी, उसका रीज़न ये था कि कभी कभी जो ये ड्राई HCl गैस है वो ड्राई न रहकर मॉइस्ट हो जाती थी। तो इसीलिए क्या किया गया, एक पहले गार्ड सेल ली गई, यहाँ पर क्या लिया गया, एक गार्ड सेल, जिसके अंदर क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बच्चे इसके अंदर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मीनिंग होता है जिसमें वाटर ना हो, हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर हो, है ना। तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उसकी नेचर होती है कि ये किसी भी चीज़ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो क्या किया गया, यहाँ से जो गैस निकली ना उसको पहले गार्ड सेल से पास करवा दिया। किस लिए पास करवाया, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर हो ना वो एब्जॉर्ब कर ले। फिर यहाँ से जो गैस निकल के आई उसको ब्लू लिटमस पेपर से पास करवाया गया। तो देखा गया कि ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ड्राई HCl गैस डज नॉट आयोनाइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। फिर क्या किया गया, इस जो ये लिटमस पेपर हमने यहाँ पर लिया था उसको हमने मॉइस्ट कर दिया, वेट कर दिया, गीला पेपर ले लिया यहाँ पर। फिर से HCl गैस को पास किया गया यहाँ से। तो देखा गया जैसे ही ये गैस HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर जो कि वेट था उससे पास हुई, इसका कलर टर्न्स रेड। कैसा हो गया, रेड हो गया। अब की बार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ड्राई HCl गैस ने ब्लू लिटमस पेपर जो कि मॉइस्ट था, जो कि वेट था, उससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते ही वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस वाटर में डिसॉल्व करने पर ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं। इसलिए बार बार जब हम एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस डाल रही थी कि व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे रिलीज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है,
तो हमने बात करी कि सभी एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कॉमन होते हैं और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन वो सिर्फ तभी रिलीज करते हैं व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। फिर एक टर्म आती है छोटी सी कि H पॉजिटिव सारे आयनाइजेशन आप अपने आप कर सकते हो, HCl व्हेन इट इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट गिव H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, या इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ H पॉजिटिव, ठीक है। H2SO4 व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर इट विल गिव H3O पॉजिटिव, 2 निकलेंगे इस टाइम, और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे चाहिए। तो सभी H पॉजिटिव और अपना कोरस्पॉन्डिंग एनायन यहाँ पर देंगे, सभी के सभी एसिड, सारे के सारे बेस व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर दे विल गिव OH नेगेटिव आयन। तो सभी बेस में OH नेगेटिव आयन, सभी एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये जो NaOH है इसको अल्कली भी बोलते हैं, अल्कली, ठीक है। तो व्हाट इज अल्कली? वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। यानी कि ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए। इसका मतलब ये भी हुआ कि सारे के सारे बेस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाएं उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड अल्कलीज। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो भी बेस, सीजियम हाइड्रोक्साइड, जो भी बेस पानी में डिजोल्व होकर क्या होकर करेगा? डिजोल्व हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अल्कली कहलाएगा। वैसे तो बेस और अल्कली जो वर्ड है वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली बेस तो वो होते हैं जिनके अंदर OH नेगेटिव आयन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्या करें? वाटर सॉल्यूबल हो या कंप्लीटली वाटर सॉल्यूबल हो। तो बेस जो होंगे पानी में जो घुल जाएंगे उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड अल्कलीज। वाटर सॉल्यूबल बेस आर नोन एज अल्कलीज। पानी में घुलने वाले बेस को अल्कली बोला जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है हमने। नाउ अब हम बात करें छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वाटर। देखिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर नहीं लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ली और यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर क्या है मेरे पास? H2SO4 है, कंसनट्रेटेड H2SO4, HCl कोई भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर वाटर को ऐड करना है और इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस इफेक्ट को बोलते हैं या इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये देखा गया, जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर डाला और इस टेस्ट ट्यूब को टच किया तो ये देखा गया कि ये जो टेस्ट ट्यूब थी ये बहुत गर्म हो गई थी। टेस्ट ट्यूब क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है। फिर ऐसे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर NaOH डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीलेट्स सी डाली, छोटी छोटी वाइट कलर की पीलेट्स होती हैं, और फिर उसको भी पानी में डिजोल्व कर दिया। इस बीकर को भी जब मैंने टच किया तो देखा ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। मीन्स डिसोल्यूशन या फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एसिड का डाइल्यूशन और बेस का डाइल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और देखिए ये कहा जाता है कि अगर मैं एसिड में एकदम से वाटर डाल दूंगी तो ये रिएक्शन इतनी एक्सप्लोजिव होती है कि हो सकता है, अगर जैसे मैंने ऐसे टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है और मैंने इसके अंदर वाटर डाला, एकदम से वाटर मेरे फेस पे आ सकता है। इट में स्प्लैश आउट ऑन माई फेस एंड कैन बर्न माई फेस एज वेल एज कैन बर्न माई अदर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। मीन्स अगर आपको डाइल्यूशन करना है तो कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, बल्कि इसका अपोजिट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया, वी टेक लोट्स ऑफ वाटर, और इस वाटर में अब मुझे ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यहाँ से धीरे धीरे एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालना है और इसको कॉन्स्टेंटली शेक करते रहना है।
उससे क्या होगा, डाइल्यूशन हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एसिड में वाटर ऐड करेंगे, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन मिक्सचर में स्प्लैश आउट ऑन योर फेस एंड इट मे कोज हार्म टू यू, है ना। लेकिन अगर आप वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे एसिड ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन है तो ये भी एक्सोथर्मिक लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं होगी। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट acid is added to water dropwise slowly with constant stir and not water to acid। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है दैट इज हाईली एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सोथर्मिक, इट में हार्म यू बिकॉज द रिएक्शन मिक्सचर में स्प्लैश आउट ऑन योर फेस एंड कैन बर्न योर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो हमें डाइल्यूशन जब करना है वाटर में एसिड धीरे धीरे डालना है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा कि वाई एसिड इज एडेड टू वाटर स्लोली नॉट वाटर टू एसिड्स बाई डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया, एडिशन ऑफ वाटर टू एनी एसिड, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन को कम करना, धीरे धीरे उसमें मतलब उसको डाइल्यूट करते जाना, पानी ऐड करते जाना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इन अ यूनिट एरिया, इन अ यूनिट एरिया। देखो इसको समझने से पहले फटाफट मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। मैंने कहा बच्चे यहाँ पर मेरे पास मान लिया 100 ml वाटर है, इस 100 ml वाटर में मैंने HCl ऐड किया हुआ है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास 50 तो H पॉजिटिव आयन है और 50 ही Cl नेगेटिव आयन है। समझ आ रही है बात, यहाँ पर क्या है 50-50। अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी मैंने मान रखा है। इसका मतलब इसमें ऐसे छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे 100 क्यूब होंगे, क्योंकि एरिया 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो एक एक सेंटीमीटर क्यूब के 100 क्यूब यहाँ पर बनते होंगे। अगर इस पूरे एरिया में 100 आयंस हैं, इस पूरे, चलो ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि मैंने एरिया भी ज़्यादा ले लिया, 100 ले लेते हैं, यानी कि टोटल कितने आयंस हो गए 200 आयंस टोटल। मीन्स अगर यहाँ पर इस पूरे एरिया में 100 सेंटीमीटर क्यूब में 200 आयन हैं तो सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर इस एरिया की बात करूँ, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर मान लिया इतने एरिया में 10 आयंस होंगे। कितने आयंस होंगे 10। अब मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया और इसकी वॉल्यूम को 200 ml कर दिया। वॉल्यूम को कितना कर दिया 200 ml। अब देखिए बच्चे, पहले तो इस एरिया में 200 आयंस थे, जिसके कारण इस एरिया में यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 आयंस आ रहे थे क्योंकि आयंस पास पास थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूट किया, इस एरिया बढ़ गया। अब ये 200 जो आयंस है उनको घूमने के लिए ये वाली जगह भी मिल रही है। इसका मतलब पहले जो 200 आयन इस एरिया में थे अब वो इतने एरिया में। तो सीधी सी बात है, आप मुझे ये बताइए कि इस यूनिट क्यूब एरिया में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि डिक्रीज होंगे वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन शो करिए, मैं चेक करूंगी बाद में। और जो बच्चे कह रहे हैं कि इंक्रीज होंगे तो वो क्यों होंगे इसका आंसर दीजिए, या अगर आपको डाउट्स हैं तो आप लिखिए ये बात। अब मैं समझा रही हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इस एरिया में अगर पहले 10 आयन थे तो ऑब्वियस सी बात है अब तो इतने सारे एरिया में 200 आयन, तो इस पर्टिकुलर एरिया में तो नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे बच्चे, डिक्रीज होंगे। मीन्स ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स इन अ यूनिट एरिया डिक्रीज। एक यूनिट एरिया में 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वैसे तो बच्चे अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूँ ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पर डाइल्यूशन का अलग अलग फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये 12th का टॉपिक है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसूंगी, मैं सिर्फ वही बात करूंगी जो आपके लेवल की है। तो यहाँ पर इस यूनिट एरिया में नंबर ऑफ आयन्स क्या करेंगे, डिक्रीज। बट ओवरऑल जो कंडक्टिविटी है या कंडक्शन आप बोल दो,
क्या करेगा, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, मीन्स डाइल्यूशन पर कंडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा डाइल्यूट करने से ये जो आयंस थे जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपके हुए थे ये दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाने से आयंस में क्या होगी, मोबाइलिटी बढ़ जाएगी, है ना, घूमने फिरने की पावर बढ़ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा घूमे फिरेंगे। और हमें ये बात मालूम है कि जितना ज़्यादा कोई भी आयन मोबाइल होगा, जितना ज़्यादा वो भागेगा दौड़ेगा, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो दैट इज़ वाई डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों की बढ़ जाती है, वीक एसिड की भी स्ट्रॉन्ग एसिड की भी, लेकिन वीक एसिड की ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, वो क्यों है वो बाद की बातें हैं, अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से यूनिट एरिया में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, बट ओवरऑल जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वीक के केस में बढ़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में भी थोड़े बहुत आयंस तो नहीं बढ़ते लेकिन मोबाइलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण दोनों ही केसेस में कंडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बच्चे आज के उसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।